इन दोनों साइंटिस्ट को कौन सा थ्योरी ज़्यादा प्रभावित किया? पॉपुलेशन थ्योरी, जिसको किसने दिया था? थॉमस मैथ्यूस ने। तो अगर क्वेश्चन आए कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन या अल्फ्रेड साइंटिस्ट को किस थ्योरी ने अफेक्ट किया था, तो थॉमस मैथ्यूस का पॉपुलेशन थ्योरी। वो थ्योरी क्या बोलता है कि पॉपुलेशन हम दिन पे दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्स क्या है हमारे पास? वाटर, हवा है, एयर है, वाटर है, फूड्स है, खाने की चीज़ें हैं। तो ये क्या है? लिमिटेड है। ऊपर वाले ने दिया तो है, लेकिन इतना अमाउंट में नहीं दे दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते बढ़ा दे तो हमारा नीड पूरा कर जाए, ऐसा नहीं है। ठीक, अभी क्या हुआ है? क्यों वाटर लेवल घट जा रहा है? लोग कल गड़वा रहे हैं और डीप में, क्योंकि पानी का लेवल घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्स क्या है? बहुत कम है। कोयला का इतना यूज हो रहा है, कितने शहर के नीचे का कोयला, नीचे का क्या है? खोखला है जमीन के नीचे उसके। क्यों? क्योंकि कोयला निकाल लिया गया। जहाँ भी कोल माइन का है, जहाँ भी कितने शहर है जिसके जमीन के नीचे कोयला मिलता है, क्या है? कोयला जमीन के नीचे से निकाल लिया गया। वो क्या है? नीचे एकदम खाली हो गया है। अब मान लो ये उसका मिट्टी है, यहाँ लोग रह रहा है, और ये कोयला है, ये निकाल लिया गया, तो ये जगह खाली है ना जी। अब खाली है, अब इस जगह पे अगर भूकंप आएगा तो ये तुरंत गिर जाएगा। ठीक, हाई अलर्ट पे है। ऐसा बहुत सारा शहर है। तो क्या है? हमारे पास नेचुरल रिसोर्स कम है, लिमिटेड है लेकिन लिमिटेड है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग पॉपुलेशन को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उतना बढ़ाते नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन लिमिटेड। भाई ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन ना ज़्यादा बढ़ेगा, अचानक से दूसरा समुद्र थोड़े बन जाएगा। समुद्र वही रहेगा, वाटर लेवल वही रहेगा, धरती वही रहेगा, ऑक्सीजन उतना ही आना है, पेड़ वैसा ही कट रहा है। तो नेचुरल रिसोर्स तो ऑलरेडी लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो दिक्कत हम लोग को होगा। तो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यही बोलता है कि पॉपुलेशन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा क्या बोला? नो टू इंडिविजुअल आर सिमिलर, सो वेरिएशन। कोई दो इंसान एक दूसरे की तरह सिमिलर नहीं दिख सकता है, उसके अंदर वेरिएशन होता ही होता है। अगर दो इंडिविजुअल बैठा है तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। ऐसा नहीं कि दोनों सेम मेंटेलिटी, सेम मेमोरी पावर का होगा, ऐसा नहीं है। दो इंसान में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, शकल सूरत का भी होगा, बॉडी का पोटेंशियल का भी होगा। ठीक, तो ये पॉपुलेशन थ्योरी था। ठीक, ये दोनों बात इन दोनों को इफेक्ट किया। कैसे इफेक्ट किया? तो डार्विन साहब के बारे में पढ़ना है जनरली। डार्विन साहब ने अपना थ्योरी प्रपोज किया, इन सब बातों को लेके अपना चारों तरफ की चीज़ को ऑब्जर्व करके कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। इन्होंने क्या बताया? डिफरेंट इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट एज एंड डिफरेंट रेट। पहली बात क्या बताई डार्विन साहब ने? कि डिफरेंट इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट एज, मतलब हर एक इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव एज क्या है? अलग अलग है। हर एक इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव एज अलग अलग है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारी बात की जाए तो हम लोग रिप्रोडक्शन कब से कर सकते हैं? एट द एज ऑफ जनरली 15 ईयर एट एग्जैक्टली, मतलब 15 साल से 16 साल का एज हो गया है तो गर्ल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव होगा, तो गर्ल्स भी कैपेबल हो जाएगी। वैसे तो कैपेबल 12-13 साल से है, लेकिन उस समय उतना बॉडी डेवलप नहीं रहता है। मान लो 12-13 साल, मतलब पैदा होने के 12 से 13 साल के बाद आप रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो सकते हैं। लेकिन कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो पैदा होने के 5 दिन के बाद रिप्रोडक्शन करने लगते हैं? यस और नो? है ना ऐसा? जस्ट फॉर एग्जाम्पल तुम लोग गॉड का ले लो, ठीक, जो कि बकरी वकरी पालन फार्मिंग होता है, वहाँ पे क्या है? वो लोग 10 साल बकरी को पाल के रखता है क्या रिप्रोडक्शन कराने के लिए? नहीं, 1 से 2 साल का एज होगा रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाएगी। यस और नो? तो उनका रिप्रोडक्टिव एज अलग है और उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी अलग है। उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी अलग है। वो 1 साल में बच्चा पैदा कर रहे हैं, 2-4, फिर दूसरे साल भी 4-5 हो जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। एक तो 12-13 साल एज भी अलग है और हमारा रेट भी अलग हो गया है। एक बच्चा अगर हो रहा है तो उससे कम 2 से 3 साल का डिफरेंस रहना चाहिए। अगर एक बच्चे के बाद तुरंत 1 साल के बाद दूसरा बच्चा रह जाएंगे तो माँ के जान को भी खतरा है। लेकिन बकरी के साथ तो ऐसा है नहीं। ठीक, तो वही डार्विन साहब ने प्रपोज किया
कि डिफरेंट इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनका एज भी डिफरेंट होता है और उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी डिफरेंट होता है। ठीक, दूसरा क्या बोला, इन्होंने भी सेम बात बोला कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। पानी तो बहुत ज़्यादा है हम लोग के पास लेकिन लिमिटेड है। ठीक, उसके बाद क्या बोला, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब कि हमारी दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे आप लोग कमाने के लिए स्ट्रगल करते हो ना, बैठे बैठे तो पैसा नहीं आ जाएगा, पढ़ाई करना है, जैसे आके बहुत मेहनत करके आप लोग आ रहे हैं क्लास करने, घर पे जाकर मेहनत करके नोट्स बनाना है, फिर उसको पढ़ना है, तो मेहनत कर रहे हो ना। तो वैसे ही डिफरेंट इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल दो तरह का होता है, या तो इंट्रा स्पेसिफिक या तो इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन स्पेसिफिक, मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो हम लोग तो इंसान हैं, अगर जानवर में तुम देख लो तो जानवर में कुछ खाने का चीज़ दो, दोनों आपस में लड़ जाएगा सर। इंसान तो लेकिन उससे भी बड़ा जानवर है, कोई एगो नौकरी है तो उस पर 50 गो लड़ जाएगा, तो उसको मरवा देगा, उसको ठोकवा देगा, हम उसमें नौकरी करेंगे। इंसान तो और बड़ा जानवर है। इंसान पीठ पीछे करता है, जानवर तो सामने से बेचारा करता है, मार पीट करके खाना खाएगा। इंसान लेकिन पीठ पीछे करता है। इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, सामने से यस आई लव यू वेरी मच, पीठ पीछे भाग पकलोर है चूतिया। तो ऐसा दुनिया है और दुनिया के लोग हैं। तो वो वैसा लड़ाई क्या हुआ, वो वैसा लड़ाई क्या हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब खुद के स्पेसिस के अंदर लड़ाई करना। लायन से ही लड़ रहा है, टाइगर से ही लड़ रहा है एग्जिस्टेंस के लिए अपने। एक होता है क्या, इंटर स्पेसिफिक, मतलब बिटवीन स्पेस, मतलब दो डिफरेंट तरह के स्पेसिस में लड़ाई हो रही है, जैसे कि लायन और टाइगर का ले लो। ठीक, गॉट और डियर या लायन का ले लो, तो अलग अलग स्पेसिस है ना, तो अलग अलग स्पेसिस के बीच में भी लड़ाई होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अब लायन चाहेगा डियर को काट के खा जाए अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, और डियर क्या चाहेगा कि वो भागे और या तो वो ग्रास खाए। तो भाई हर किसी का अपना अपना एग्जिस्टेंस, सबको एक दूसरे के लिए लड़ना है। डियर भी देखेगा तो लायन को देख के भागेगा, अब जितना अच्छे से भाग जाएगा उतना ज़्यादा जिंदा रहेगा, नहीं भाग पाएगा पकड़ के खा जाएगा। ठीक, तो भाई डार्विन साहब ने क्या बोला कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है या तो खुद के स्पेसिस में, या तो शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो खुद का शेर उसको खा जाता है सब काट के, पता है कि नहीं ये बात। ठीक, तो स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस में, या तो खुद के अंदर है या तो अलग अलग स्पेसिस के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरिएशन होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है और लास्ट में किसके वजह से वो होता है, एडेप्टेशन की वजह से होता है। मतलब आज इतना गर्मी पड़ रहा है तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हमारा जो आने वाला पीढ़ी, अब हमारे जो मदर फादर थे वो इतना गर्मी क्या बर्दाश्त करते थे क्या? हमारे जो दादा दादी या उनके जो पूर्वज थे, इतना गर्मी सिवान वाले एरिया में नहीं पड़ता था कि 50 डिग्री, 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, ऐसा था क्या? नहीं था। तो हम लोग अपने बॉडी को उस कैपेबल बना रहे हैं, फिर हमसे जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके धीरे धीरे उनके अंदर टेम्परेचर सहने की क्या होगी, एडेप्टेशन आ जाएगी। वो लास्ट में किसको लीड कर देगा, इवोल्यूशन कर देगा कि अब वैसे ऑर्गेनिज्म 55 डिग्री सेल्सियस पे भी, अब हमको ना ज़्यादा धूप में तुम लोग चलोगे तो बॉडी में क्या आएगा, पूरा दाना निकलने लगेगा, किसी का टैनिंग भी हो जाएगा, स्किन जल जाएगा, होता है ना, तो स्किन जल जाएगा, बॉडी में पूरा दाना निकल जाएगा। ये सब क्या है, टेम्परेचर का बॉडी पे इफेक्ट है। बॉडी हमारा उस कैपेबिलिटी अभी उतना नहीं हुआ है कि हम लोग 50-60 डिग्री सेल्सियस का गर्मी सह सके। लेकिन वही अगर राजस्थान एरिया में चल जाओ तो उनका बॉडी हमसे ज़्यादा कैपेबल है, वो उतना टेम्परेचर सह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इवोल्यूशन हो गया है। तो डार्विन साहब ने वही बोला कि एडेप्टेशन होता है जिसके कारण वेरिएशन होगा और इवोल्यूशन थोड़ा बहुत होगा लास्ट में जाके। नेक्स्ट क्या बोला डार्विन साहब ने, सर्वाइवल, ये सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, इसको किसने बोला था, ये टर्म किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट टर्म किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसको डार्विन साहब ने अपने थ्योरी में बोला, इसके अकॉर्डिंग बोला सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता तो, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का मतलब बताओ। बोलो, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट।
कैरेक्टरिस्टिक विच enables population to survive better in climate, food and outbreed other, it is called natural selection. It is called natural selection. मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से, अब देखो मानो बाहर का इन्वायरमेंट बहुत गर्मी वाला है तो कितने, अगर मान लो 50 कोई ऑर्गेनिज्म पाले हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, 50 जानवर पाले हो सकता है उसमें से 10 जानवर मर जाए, गर्मी से मरता है ना, मर जाए, लेकिन हो सकता है 40 जानवर बच जाए। तो 40 जानवर कैसे बच गया? उसका बॉडी इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट के खिलाफ एडेप्टेशन ले लिया धीरे धीरे और उसको सह लिया। जब सह लिया तो नेचर क्या किया, उसको सेलेक्ट कर लिया और वो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट हो गया। मान लो कोई इंसान तंदुरुस्त है तो ही ना वो कोई हार्श कंडीशन सह सकता है। अब कोई मरीज है, ऑलरेडी बाहर का इन्वायरमेंट खराब कर दो तब तो मर जाएगा वो, या उसका कंडीशन और ख़राब हो जाएगा। और अगर कोई मरीज नहीं है, कोई बहुत नेचुरली फिटेस्ट है तो वो क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। और जो ऑलरेडी मरीज है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है, जो फिटेस्ट है, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल ले रहा है, अंदर से फिट है, उसको क्या करता है, नेचर सेलेक्ट कर देता है। उसी को क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन। सबसे अच्छा कैसे पता चले कोई फिटेस्ट है, कोई बताओ तो कैसे पता चलेगा कोई एकदम फिट है, जिसको नेचर अच्छे से सिलेक्ट कर सकता है? इम्यूनिटी। और देखो यहाँ लिखा हुआ है कैसे पता करेंगे कोई एकदम फिट है, ठीक। दोज पॉपुलेशन विच आर better fit reproductively in an environment will be selected by the nature and will be survive more। कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्टिवली फिट है, इट मीन्स व्हाट कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में सर्वाइव कर जाएगा। आपके बॉडी में कोई भी डिफेक्ट होगा ना तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होगा, यस और नो। आपकी तबीयत खराब होगी तो आप रिप्रोडक्शन, आप सही से इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे या आपका सही से बच्चा नहीं हो पाएगा, यस और नो। फीमेल का अगर तबीयत ठीक नहीं है, फीमेल के अंदर कोई अगर इशू आ गया है, अगर उसके अंदर वो कोई हेल्थ में कोई इशू है तो क्या उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही रहेगा? क्या नहीं सही रहेगा। कोई इंसान फिजिकली, इमोशनली और हेल्थ हर एक इशू से अगर सही रहता है तो रिप्रोडक्शन सही से करता है, यस और नो। और अगर किसी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इशू है, इट मीन्स व्हाट कि उसको कुछ ना कुछ हुआ है तब उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हुआ है। डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब नहीं होता है। अब तुम लोग एड्स को ले लोगे तो वो तो दूसरा चीज़ है, वो तो किसी से एक्वायर्ड करके आया, लेकिन नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहे हैं। तो अगर कोई रिप्रोडक्टिवली फिट है, उसका स्पर्म काउंट अच्छा है, गर्ल्स का अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही टाइम पे आता है, एक सही टाइम पे बनता है, बॉयज़ के अंदर का स्पर्म काउंट सही है, स्पर्म इजैकुलेट टाइमिंग सही है, उसका ये मैच्योरिटी सही है, सारा कुछ सही है, इट मीन्स व्हाट कि वो फिट है। बॉडी में अगर कोई डिफॉर्मिटी आएगी, बॉडी में अगर कोई वीकनेस आएगी तो उसके स्पर्म काउंट में भी कमी आ सकती है या उसके स्पर्म में मैच्योरिटी कम आ सकती है। अगर गर्ल्स में कोई तबीयत में कोई खराबी हो रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो रहा है तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब ऐसे लोग सर्वाइव उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे इस इन्वायरमेंट में, जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट है वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो वही बोलता है नेचुरल सिलेक्शन। भाई जो रिप्रोडक्टिवली फिट है उसको नेचर क्या करता है, सेलेक्ट कर लेता है और वो आगे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे होता है, ठीक, धीरे धीरे ये हो रहा है, ठीक। खत्म। डार्विन साहब ने इतना बात बोला था इवोल्यूशन का कि इतना मजा बन सकता है किस चीज़ का, इवोल्यूशन का, ठीक। बाकी ये दो चीज़ है, इवोल्यूशन में क्या क्या इफेक्ट करता है वो नेक्स्ट क्लास में समझ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो सब।